Students, you all are welcome in this e-lecture. Today we are going to make an overview about elasticity. The elasticity is the topic under Unit 4 of Applied Physics, Properties of Matter. प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर मतलब पदार्थ के गुणधर्म। तो प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी उसी का एक पार्ट है। पिछले ई लेक्चर तक हमने इलास्टिसिटी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली थी, जिसके अंदर डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी, व्हाट इज इलास्टिक लिमिट, स्ट्रेस और स्ट्रेन यानी कि प्रतिबल और विकृति क्या होती है, ये हमने समझ लिया था। फिर हुक्स लॉ क्या होता है, हुक्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो हमने पढ़ लिया था। इलास्टिक मॉडुलस क्या होता है और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है, और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो एक उपयोग है मटेरियल सिलेक्शन के अंदर, उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी। अब इलास्टिसिटी के बारे में अब एक हम ओवरव्यू इन शॉर्ट करना चाहते हैं, ताकि हमें वो सारी चीज़ अच्छे से जो जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं इस चैप्टर के अंदर अंडर इलास्टिसिटी, वो थोड़ा सा हम रिकॉल करना चाहते हैं। तो इलास्टिसिटी से हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इलास्टिसिटी? द इलास्टिसिटी ऑफ ए मटेरियल is the elasticity is the ability of a material to restore its original size and shape after removal of external deforming force। यानी कि अगर बाहरी विरूपक बल हटा दिया जाए तो पदार्थ के अंदर वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी प्रारंभिक आकार और आकृति को पुनः ग्रहण कर लेती है, प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी कहलाती है। नेक्स्ट है इलास्टिक लिमिट। अब जब हम कभी भी डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं किसी मटेरियल के ऊपर, तो एक लिमिट तक ही वह पदार्थ अपना प्रत्यास्थता का गुण प्रदर्शित कर सकता है, और एक लिमिट के बाद एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स की लिमिट के बाद मटेरियल प्रत्यास्थता का गुण खो देता है। तो हाउ वी कैन डिफाइन इलास्टिक लिमिट? द मैक्सिमम लिमिट ऑफ एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स अप टू विच ए मटेरियल कैन रिस्टोर इलास्टिक बिहेवियर। यानी कि बाहरी लगाने वाले विरूपक बल का वह अधिकतम मान जहाँ तक कोई पदार्थ अपना इलास्टिक बिहेवियर एग्जिबिट कर सकता है, इलास्टिक लिमिट कहलाता है। फिर हमने पढ़ा था स्ट्रेस स्ट्रेन, यानी कि प्रतिबल और विकृति क्या होती है। तो इलास्टिसिटी को पूरी तरह समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट्स हैं, स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेन क्या है। तो स्ट्रेस इज़ द इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप इन द मटेरियल पर यूनिट एरिया। यानी कि जब हम बाहरी डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो उसके कारण मटेरियल के अंदर एक इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, और ये इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया यदि ज्ञात किया जाए तो वो प्रतिबल या स्ट्रेस कहलाता है। और इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स का जो परिणाम होता है फोर्स का, वो बाहरी विरूपक बल के बराबर ही होता है। हालांकि उसकी दिशा बाहरी विरूपक बल के विपरीत दिशा में होती है, लेकिन मैग्नीट्यूड वही होगा। तो स्ट्रेस को हम डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, मीन्स इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। नाउ जो टाइप्स ऑफ जो स्ट्रेस की हम बात करते हैं, कितने प्रकार के स्ट्रेस या प्रतिबल हो सकते हैं, तो उसमें पहला प्रकार है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, या हम कहें कि कोई हमारे पास सिलेंड्रिकल मटेरियल है और उसकी एक्सियल डायरेक्शन में यदि फोर्स लगाया जाए तो उसके कारण जो डेवलप होने वाला स्ट्रेस होगा वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है। तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस दो प्रकार का हो सकता है, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल का मतलब तनन प्रकार का प्रतिबल। यदि किसी मटेरियल, यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये एक सिलेंड्रिकल अपने पास प्रतिदर्श है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, यदि इसके दोनों तरफ यदि इस तरह का बल लगे कि मटेरियल के अंदर तनाव या खिंचाव की स्थिति में मटेरियल रहे, तो उस स्थिति के अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होता है मटेरियल के अंदर वो टेंसाइल स्ट्रेस होता है। लाइकवाइज अगर मैं कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात करूं या संपीड़न प्रतिबल की बात करूं, तो मटेरियल पर जो बल लगता है वो इस प्रकार लगता है जैसे मटेरियल के ऊपर कोई दबाव लग रहा हो या संपीड़न प्रकार का बल लग रहा हो। तो इसके कारण जो मटेरियल के अंदर प्रतिबल उत्पन्न होगा वो कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है। तो ये दोनों ही अवस्थाएं आप देख सकते हो कि टेंसाइल स्ट्रेस कब डेवलप होगा मटेरियल के अंदर और कंप्रेसिव स्ट्रेस कब डेवलप होगा। तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के टाइप्स हो गए। नाउ सेकंड इज वॉल्यूम स्ट्रेस। सो वॉल्यूम स्ट्रेस के लिए अगर कोई हमारे पास 3 डायमेंशनल बॉडी, इट मे बी ऑफ
क्यूबिकल फॉर्म और इट मे बी इन स्फेरिकल। तो यदि किसी भी मटेरियल के ऊपर परपेंडिकुलर और सभी दिशाओं से एक समान बल लगे तो इस प्रकार की अवस्था के अंदर जो मटेरियल के अंदर स्ट्रेस डेवलप होगा वो वॉल्यूम स्ट्रेस होगा, और सभी दिशाओं से बल लग रहा है इसलिए जो पदार्थ है उसके आयतन में परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरह का जब भी बल होगा पदार्थ के ऊपर तो वहाँ पर वॉल्यूम स्ट्रेस डेवलप होगा। नाउ थर्ड लास्ट स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। जो तीसरे प्रकार का प्रतिबल है वो है शियर स्ट्रेस, या फिर हम इसको हिंदी में बोलेंगे अपरूपण प्रतिबल। तो इसके लिए ये आप एक क्यूब शेप को समझिए। इसकी एक साइड है जिसका एरिया है कैपिटल ए, और इसके अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन में ये Ft फोर्स लग रहा है, और इस तरह के बल अवस्था के अंदर जब पदार्थ होता है तो उस पदार्थ पर जो उत्पन्न होने वाला प्रतिबल होगा वो होगा अपरूपण प्रतिबल। तो ये फिगर से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार अपरूपण प्रतिबल की अवस्था में बल लग रहा होगा। फिर हम बात करते हैं स्ट्रेन की। स्ट्रेन क्या होता है, यानी कि विकृति। विकृति हम सब समझते हैं कि यदि किसी भी पदार्थ के ऊपर एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगा तो मटेरियल के अंदर विकृति उत्पन्न होना स्वाभाविक है। बट एक मैथमेटिकल डेफिनेशन की जब बात करें तो द चेंज इन द साइज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट साइज एंड शेप, यानी किसी भी प्रतिदर्श या सैंपल की चाहे वो लंबाई हो, चाहे वो आयतन हो या कोई आकृति हो, उसमें परिवर्तन उसकी ओरिजिनल प्रारंभिक लंबाई अथवा आयतन अथवा जो शेप है या आकार है उसके रेस्पेक्ट में कितना उसमें चेंजेस हो रहे हैं, तो उसको हम विकृति या स्ट्रेन के रूप में जानते हैं। इसके जो टाइप्स हैं वो यहाँ देखिए। फर्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं हम अनुदैर्ध्य विकृति, और इसके लिए जो प्रतीक हम यूज़ करते हैं वो है अल्फ़ा। ये आप रोड देखिए, इसके अलोंग हमने F फोर्स लगाया है, टेंसाइल फोर्स, और इस बल लगने के कारण इसकी लंबाई में कुछ वृद्धि हुई डेल्टा L। प्रारंभिक लंबाई थी स्मॉल l और बाद में लंबाई होगी बल लगने के बाद L प्लस डेल्टा L। और इसका जो डायमीटर है वो स्टार्ट में d था और लंबाई में वृद्धि होने के कारण इसके डायमीटर में कमी हो गई डेल्टा d। तो जो फाइनल डायमीटर है वो है d माइनस डेल्टा d। तो अब जब हम लंबाई की बात करते हैं, बल की ही दिशा में जो विकृति उत्पन्न हो रही है, तो उसके लिए जो उससे संबंधित जो स्ट्रेन होगी वो होगी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, लंबाई में परिवर्तन डेल्टा L, और जिसकी ओरिजिनल लंबाई थी वो L। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा, यानी कि लंबाई में परिवर्तन डिवाइडेड बाई प्रारंभिक लंबाई, तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा। इसी प्रकार अगर मैं लैटरल स्ट्रेन की बात करूँ, हिंदी में बोलेंगे इसको अनुप्रस्थ विकृति, बीटा इसके लिए प्रतीक होता है। तो बल की दिशा के लंबवत दिशा में जो परिवर्तन हो रहे हैं उससे संबंधित जो विकृति होगी वो है लैटरल या फिर अनुप्रस्थ विकृति। अब आयतन में डायमीटर में परिवर्तन हुआ डेल्टा d, और प्रारंभिक डायमीटर था स्मॉल d। तो रेशो ऑफ डेल्टा d एंड d इज नोन एज लैटरल स्ट्रेन, अल्फा अपॉन बीटा। और इन दोनों ही स्ट्रेन यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लैटरल स्ट्रेन से संबंधित एक पैरामीटर होता है, इसको हम बोलते हैं पॉइसन रेशियो या पाइसन निष्पत्ति। और लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यानी कि बीटा अपॉन अल्फा का जो रेशो होता है वही पॉइसन रेशो के रूप में जाना जाता है। और इस रेशो का भी मटेरियल सिलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा उपयोग होता है इंजीनियरिंग के अंदर। और ये हमें ये भी बताता है कि यदि किसी पदार्थ की लंबाई के अलोंग यदि कोई फोर्स लग रहा है तो लंबाई में जो परिवर्तन हो रहा है उसके साथ साथ उसके डायमीटर में कितना परिवर्तन होगा, तो एक पॉइसन रेशियो से जानकारी हमें मिल जाती है। नेक्स्ट टाइप जो स्ट्रेन है वो है वॉल्यूम स्ट्रेन। हमें पता है कि जब वॉल्यूम स्ट्रेस की हमने बात की थी तो सभी दिशाओं से एक समान लंबवत बल जब लग रहा हो तो पदार्थ के अंदर वॉल्यूम स्ट्रेस डेवलप होता है, और उस समय जो स्ट्रेन डेवलप होती है वो वॉल्यूम स्ट्रेन होती है। यदि इस पदार्थ का प्रारंभिक आयतन v था और बल लगने के बाद आयतन में परिवर्तन डेल्टा v हो गया, यानी कि डेल्टा v से आयतन कम हो गया, फाइनल आपका जो वॉल्यूम है यानी कि अंतिम जो आयतन है वो है v माइनस डेल्टा v। तो आयतन में परिवर्तन हुआ डेल्टा v और प्रारंभिक आयतन है v, तो डेल्टा v अपॉन v का जो रेशियो है वो वॉल्यूम स्ट्रेन के रूप में जाना जाएगा। फिर हम बात करते हैं शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन के लिए हम ये फिगर देखेंगे जब हमने शियर स्ट्रेस की बात की थी।
यदि बल लगाने के कारण ये अपर फेस जो है थोड़ा सा डिस्प्लेस हो चुका है, जबकि जो लोअर फेस है, बॉटम फेस है, वो अपनी ही स्थिति पर है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट को अगर हम डेल्टा एल से दिखाएं और ये जो साइड है इस घन की वो एच है, तो परिवर्तन हुआ डेल्टा एल और प्रारंभिक जो साइड थी वो थी एच। तो डेल्टा एल अपॉन एच का जो रेशो है वो शियर स्ट्रेन या फिर अपरूपण विकृति के रूप में जाना जाता है। और जब हम ज्योमेट्रिकली इसको देखते हैं, दिस एंगल इज़ फाई, जिस एंगल से साइड डिस्प्लेस हुई है वो फाई है और ये एच है, तो ये एक समकोण बन रहा है। तो tan फाई इज इक्वल टू होगा डेल्टा एल अपॉन एच। तो जो डेल्टा एल अपॉन जो एच हमने स्ट्रेन की बात की वो यहाँ पर tan फाई के बराबर होगा। ओके, तो शियर स्ट्रेन इज इक्वल टू tan फाई। उस ज्योमेट्री को हमें याद रखना होगा इसके लिए। फिर नेक्स्ट था हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है? अंडर इलास्टिक लिमिट, जैसा कि यहाँ डेफिनेशन दे रखी है, अंडर इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी के लिए कांस्टेंट ई आ चुका है स्ट्रेन, और वी कैन राइट स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू ई। यहाँ पर जो कैपिटल ई है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम इलास्टिक मॉडुलस के रूप में जानते हैं, पदार्थ के इलास्टिक मॉडुलस या फिर प्रत्यास्थता गुणांक के रूप में जानते हैं। और इसका जो मान है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा, किस टाइप का पदार्थ है। इसके लिए जो यूनिट है वो पास्कल होगी, स्ट्रेस की यूनिट के ही बराबर होगी, क्योंकि हमें पता है ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेन जो है वो विमाहीन और मात्रकहीन एक क्वांटिटी है। तो पास्कल इलास्टिक मॉडुलस यानी कि प्रत्यास्थता गुणांक के लिए यूनिट होगी, और ये तो ऐसा ही यूनिट है पास्कल। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये एमकेएस यूनिट है, एमकेएस के इक्विवेलेंट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नाउ अगर हम हुक्स लॉ को देखें तो स्ट्रेस इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेन। तो ये इस इक्वेशन से हमें नज़र आता है कि यदि हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ खींचें हुक्स लॉ के लिए, यानी कि इलास्टिक लिमिट के अंदर, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी, जैसा कि इस चित्र में दिखाया हुआ है। और इस रेखा का जो टेंजेंट होगा यानी कि tan थीटा होगा वो इलास्टिक मॉडुलस ई के बराबर होगा, क्योंकि हमें पता है कि स्ट्रेस इज इक्वल टू ई स्ट्रेन। इट मीन्स यदि मैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से इसको कंपेयर करूं तो c इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर कोई भी इसका कटान बिंदु नहीं है, मूल बिंदु से रेखा गुजर रही है। और ई यहाँ पर टेंजेंट होगी जो प्रवणता के रूप में हम जानते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू इलास्टिक मॉडुलस। तो ये कोई भी आपका न्यूमेरिकल या फिर कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से बन सकता है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान दें। नाउ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के लिए हम बात करते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है और इसकी इम्पोर्टेंस यानी कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी सार्थकता क्या है। तो पहले तो हम ये देखें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है। सिंपली वी नो दैट व्हेन ए मटेरियल सैंपल इज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स एंड जनरली अंडर टेंसाइल फोर्स, क्योंकि कंप्रेसिव फोर्स के लिए भी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व निकाला जा सकता है, लेकिन जनरली जो यूज होता है वो टेंसाइल प्रकार यानी कि तनन प्रकार का बल यूज होता है। देन द प्लॉट बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज नोन एज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो ये हमने सिर्फ ये जो कर्व आप देख रहे हो ये सिर्फ इलास्टिक लिमिट के अंदर है, लेकिन यदि हम फुल लिमिट के अंदर यदि मटेरियल जब तक टूट नहीं जाता तब तक यदि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को हम प्लॉट करें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी हमें मटेरियल के बारे में मिल सकती है। वन कैन विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फाइंड आउट द इलास्टिक लिमिट, यानी कि हमें प्रत्यास्थता की सीमा क्या होती है वो हमें पता लग जाती है। प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होती है कि स्ट्रेस जो है स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल कब तक रहेगा वो लिमिट हमें पता लग जाएगी। यील्ड स्ट्रेंथ यानी कि पराभव बिंदु या पराभव जो प्रतिबल है वो उस मटेरियल के लिए कहाँ पर होगा। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस यानी कि अधिकतम कितना किसी पदार्थ के अंदर स्ट्रेस डेवलप हो सकता है वो सीमा हमें पता लग जाएगी। एंड ब्रेकिंग पॉइंट यानी कि मटेरियल कब टूट जाता है उसके लिए कितना बाहरी विरूपक बल मटेरियल सहन कर सकता है टूटने से पहले। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की सहायता से प्राप्त हो जाती है, जो कि हम पिछले ई लेक्चर के अंदर स्टडी कर चुके हैं। एंड फॉर एन ओवरव्यू और फॉर रिवीजन
यहाँ पर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एक मेटेलिक और प्लास्टिक मटेरियल की दिखाया हुआ है। एक टिपिकल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है जहाँ पर आप देख रहे हो कि ये यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद इस तरह का एक कर्व टाइप का है। नाउ ये स्ट्रेस यहाँ पर बढ़ रहा है और फिर मैक्सिमम स्ट्रेस के बाद ये मटेरियल यहाँ पर आकर ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पर 5 बिंदु आपको यहाँ पर दिखाए हुए हैं, ई, पी, वाई, यू एंड वी। ई इलास्टिक लिमिट को दिखाता है। इलास्टिक लिमिट को मतलब ये जो पहला बिंदु है ये P है और दूसरा बिंदु जो है वो E है। तो जो पहला बिंदु है P, इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, यानी कि प्रतिबल विकृति के समानुपाती किस सीमा तक रहेगा ये हमें बताता है। दूसरा बिंदु है E, यानी कि इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनल लिमिट कई अधिकतर पदार्थों के लिए एक ही होती है, लेकिन कई पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनके लिए इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनल लिमिट अलग अलग हो सकती है। तो प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर हुक्स लॉ कम्प्लीटली वैलिड रहता है। और अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, ई इलास्टिक लिमिट की बात करें, तो यह वह बिंदु है जहां तक बाहरी प्रतिबल अपरूपण बल हटा देने के बाद, यानी कि जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको हटा दें तो मटेरियल अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है। तीसरा बिंदु है वाई, या फिर इसको हम बोलते हैं यील्ड पॉइंट या पराभव बिंदु। यह किसी पदार्थ के अंदर उत्पन्न प्रतिबल की वह सीमा है जिसके बाद मटेरियल के अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, या हम कहें कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। अब इस पॉइंट के बाद का जो रीजन होता है इसको हम बोलते हैं प्लास्टिक रीजन, और इससे नीचे का जो रीजन होता है, यानी कि जो सेकंड पॉइंट है ई, यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन है कि फर्स्ट ई जैसा लग रहा है लेकिन ये सेकंड पॉइंट ई है और ये फर्स्ट पॉइंट पी है। तो ई पॉइंट से नीचे इधर यानी लेफ्ट हैंड साइड वाला जो एरिया है उसको हम बोलते हैं इलास्टिक एरिया। नाउ इसके बाद ये प्लास्टिक बिहेवियर शो करेगा वाई बिंदु के बाद मटेरियल। अब यहाँ पर जो फोर्थ पॉइंट है यू, इसको हम बोलते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, यानी कि किसी मटेरियल के अंदर कितना अधिकतम प्रतिबल डेवलप हो सकता है वो इस बिंदु से, इस स्टेज से हमें पता लग जाता है यहाँ पर। फिर इसके बाद यदि और बल बढ़ाया जाए तो विकृति बढ़ती जाती है और स्ट्रेस यहाँ की तुलना में कम रहता है, लेकिन एक लिमिट के बाद बाहरी विरूपक बल की एक लिमिट के बाद मटेरियल ब्रेक हो जाता है। इस बी बिंदु से, इस बिंदु को दिखाया हुआ है बी लेटर से। तो इसके बाद यहाँ पर ये मटेरियल आकर टूट जाता है, और जब ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की जो पोजीशन है इसके बाद यदि फोर्स लगता है मटेरियल के ऊपर तो मटेरियल के अंदर नेकिंग स्टार्ट हो जाती है। नेकिंग का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर स्थान पर स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन होने के कारण उस स्थान पर जो मटेरियल है, सैंपल है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता जाता है और यहाँ पर आकर वो इतना पतला हो जाता है कि एक लिमिट के बाद वो टूट जाता है। तो इस ग्राफ से हमें मटेरियल के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो चुकी है। तो ये सभी इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के लिए जो हम मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मटेरियल के बारे में प्राप्त हो जानी चाहिए, ताकि हम ये डिसाइड कर पाएँ कि कोई पर्टिकुलर इंजीनियरिंग में ये मेटेलिक मटेरियल या कोई दूसरा मटेरियल है वो उपयोग के लिए सुटेबल है अथवा नहीं। अगर सुटेबल नहीं है तो हम दूसरा मटेरियल तलाशें, और अगर सुटेबल है तो हमारे पास कॉन्फिडेंस आ जाता है उसको यूज़ करने के लिए। और जब भी कोई अथॉरिटी या कोई भी एजेंसी जब किसी स्पेसिफिक इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के ऊपर काम करती है तो उसको ये सर्टिफिकेट लेना होता है एक अथॉरिटी से कि ये पदार्थ इस लोड तक काम कर सकता है, इतना लोड सह सकता है। तो ये एक मेटेलिक प्लास्टिक मटेरियल के लिए एक टिपिकल कर्व है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा मटेरियल है जो ब्रिटल है या रिजिड है, तो उसके अंदर जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं, भंगुर प्रकृति के मटेरियल होते हैं, उनके अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होता, और बिफोर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन दे ब्रेक, यानी कि वो टूट जाते हैं, उनके अंदर कोई भी परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होता। तो यदि इस तरह के पदार्थ के लिए मैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व खींचूँ तो ये जो स्लोप है वो भी उन पदार्थों के लिए बढ़ जाता है, यानी कि इलास्टिक मॉडुलस भी उनके लिए ज़्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग मटेरियल होते हैं। तो और यहाँ पर इलास्टिक लिमिट के जस्ट बाद ये मटेरियल ब्रेक हो जाते हैं, इनके अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं हो पाता। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक मेटेलिक और प्लास्टिक मटेरियल के लिए किस तरह का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आएगा।
यदि मेरे पास कोई ब्रिटल मटेरियल है, रिजिड मटेरियल है, तो इसके लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व किस प्रकार का होगा। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है एग्ज़ाम के अंदर, कोई ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। तो आप सभी एंगल से अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। और यदि कोई क्वेरी है आपकी तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो आज हमने इलास्टिसिटी वाला जो पार्ट था यूनिट 4 का, उसको आज हमने कंप्लीट कर लिया है। और नेक्स्ट आने वाले ई लेक्चर से हम जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर, उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।